हमारे बहुत ही प्रिय सुनने वालों का एक मर्तबा फिर अलबेर टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाले नो योर लॉज इस बेसिक लीगल एजुकेशन सीरीज़ के अंदर में सभी सुनने वालों का तहे दिल से इस्तकबाल है। और वीमेंस राइट टू प्रॉपर्टी के उपलक्ष्य में जो पिछला एपिसोड हमने रिकॉर्ड कराया था, अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस श्रृंखला के अंदर में जो दूसरा हमें एपिसोड लाना है वो वीमेंस राइट टू प्रॉपर्टी अंडर मुस्लिम लॉ। आपको याद होगा कि पिछली मर्तबा हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में जो संशोधन हुआ था उसे कवर किया था, और आज कोशिश ये रहेगी कि मुस्लिम लॉ के अंदर में एक मुस्लिम महिला के उत्तराधिकार को किस तरह से सुरक्षित किया गया है इसके बारे में जानकारी देंगे। बेसिकली ये जान लीजिए कि एज फार एज स्पेशल प्रॉपर्टी और सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल्स इज कंसर्न्ड, this is a concept which is very well known to Muslim law, and even before the enactment of Shariat Act of 1937, the separate property of females or special property of females was a concept known to even uncodified Muslim law. लेकिन 1937 में जब शरीयत एक्ट बना तो उस शरीयत एक्ट के अंदर में उसके सेक्शन 2 में उन सारी चीज़ों को यूँ कह लीजिए कि शामिल कर लिया गया जिनके उपलक्ष्य में मुस्लिम पर्सनल लॉ को रूल ऑफ डिसीजन बनाया गया था। और वो जो सारे सब्जेक्ट सेक्शन 2 के अंदर में कवर हुए हैं उनमें से एक सब्जेक्ट स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल्स भी है। और स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल्स इस बड़ी सी अम्ब्रेला के अंदर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है उनकी एक इंक्लूसिव लिस्ट हम लोगों को सेक्शन 2 के अंदर में मिलती है। सेक्शन 2 के अंदर में ये प्रावधान किया गया है कि लॉ रिलेटिंग टू स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल्स इंक्लूडिंग हर पर्सनल प्रॉपर्टी, दैट इज टू से द प्रॉपर्टी obtained बाय इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी obtained अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट और गिफ्ट और अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ मुस्लिम लॉ। तो इन तमाम माध्यम से प्राप्त होने वाली जो प्रॉपर्टी है वो मुस्लिम महिला की अपनी प्रॉपर्टी होगी। It will be considered to be special property of female. Special property of female या separate property of female, हम जब ये बात कहते हैं तो हमारे जहन में ये बात तुरंत आनी चाहिए कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर किसी और की नहीं चलेगी। ये प्रॉपर्टी का उपयोग करना, उसे बेचना या उसे अन्य तरह से अपने उपयोग में लाना या इसी तरह से कहीं उसको अदरवाइज डिस्पोज कर देना, ये सारे के सारे अधिकार महिला को प्राप्त होंगे और उसके घर के किसी पुरुष आदमी की उसके इस अधिकार को सीमित करने का कोई अधिकार उसको नहीं होगा। When we say that it is a special property of hers or a separate property of hers, the male persons in her family will not have any say in the matter of disposition of the property by such females. तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लें। घरों के अंदर में जब सब लोग साथ में रहते हैं तब तो कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन हमारे जहन में ये बात कानूनी हिसाब से बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए कि जो प्रॉपर्टी महिला की है वो उसकी अपनी है। हमें उस प्रॉपर्टी में हस्तक्षेप करने का, हमें उस प्रॉपर्टी के महिला के अधिकार में हस्तक्षेप करने का हमें कोई भी यूँ कह लीजिए कि कानूनी लेजिटिमेसी या कानूनी सैंक्शन हासिल नहीं है। ये उसकी प्रॉपर्टी है और अपनी प्रॉपर्टी को उपयोग में लाने का, अपनी प्रॉपर्टी को यूँ कह लीजिए कि डिस्पोज करने का उसका एक्सक्लूसिव राइट है। अब सेपरेट प्रॉपर्टी, हमने ये कहा कि प्रॉपर्टी जो उत्तराधिकार के माध्यम से, इनहेरिटेंस के माध्यम से आई है, या वो प्रॉपर्टी जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के चलते उसने प्राप्त की है, किसी ने उसे बख्शिश करके दी है, या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अदर प्रोविजंस के तहत उसने ये प्रॉपर्टी पाई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के दूसरे प्रोविजंस जिनके तहत कोई महिला संपत्ति पा सकती है, इन प्रोविजंस को लेकर के जो प्रोमिनेंट प्रोविजन इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है
वो उसका महर है। महर के सिलसिले में हमने जब लॉ रिलेटिंग टू मैरिज के उपलक्ष्य में कुछ एपिसोड्स रिकॉर्ड करवाए थे, वहाँ महर के बारे में भी जानकारी दी थी। महर अपने आप में मुस्लिम महिला का एक इनडिफिजिबल राइट है, एक ऐसा राइट है जो निकाह के फलस्वरूप उसे प्राप्त हो जाता है। और डावर के बारे में खुद हमारी अपनी मुस्लिम कम्युनिटी की जानकारी भी बहुत ही थोड़ी है। हमारे शोहरों को सबसे बढ़कर जिस बात की चिंता होती है कि महर कहने के लिए शादी के उस प्रोग्राम के अंदर में कार्यक्रम में तय तो कर लिया जाता है, बट देन बी श्योर दैट द महर विल नॉट रिमेन ऑन पेपर। ये कोई निकाहनामे की जीनत को बढ़ाने के लिए, उसकी सुंदरता को और ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि संवारने के लिए लिखी गई कोई प्रोविज़न नहीं, बल्कि ये अपने आप में एक ऐसी प्रोविज़न है जिसके चलते महिला को अपनी महर का अधिकार प्राप्त होता है। और महर का अधिकार अपने आप में एक ऐसा अधिकार है जिसको आसानी से आप यूँ कह लीजिए कि समाप्त नहीं कर सकते। एक ही सूरत हो सकती है, वो ये कि महिला ही अपने इस राइट को रेमिट कर दे, अपने इस अधिकार को आपके हक में छोड़ दे, अपने इस हक को प्राप्त करने की बजाय आपसे ये कह दे कि मुझे आपने जो महर निकाहनामा में लिख कर के दिया है उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग इज़्ज़तदार हैं, जो लोग अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो अपनी महिलाओं को, अपनी पत्नियों को वो महर ज़रूर ज़रूर दें जो निकाह के वक्त देने का उन्होंने इरादा किया है, बल्कि उसका एग्रीमेंट कर रखा है। महर के उपलक्ष्य में हमारे सुनने वालों को ये जानकारी थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन कायदे में इस बात के लिए भरपूर प्रावधान किए गए हैं कि महर सिर्फ कागज़ पर न रह जाए, बल्कि महर की प्राप्ति पत्नी को हो, इसके लिए कायदे ने भरपूर प्रावधान कर रखे हैं। मुझे याद आता है कि कहीं इस तरह से भी पढ़ने में आया था कि पति ने अगर अपनी पत्नी को प्रॉम्प्ट महर से हमारी मुराद वो महर है जो निकाह के वक्त तुरंत महिला को अदा कर दिया जाता है, और अगर अदा नहीं किया गया तो कम से कम इस बात का वचन दिया जाता है कि मैं प्रॉम्प्ट महर या वो महर जो निकाह में मैंने देना कबूल किया है अपनी पत्नी को, उसे उसके मांगने पर दे दूंगा। प्रॉम्प्ट महर के सिलसिले में ऐसा है कि जहां पत्नी ने अपने इस प्रॉम्प्ट महर का हस्बैंड से डिमांड किया, हस्बैंड बिकम्स लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ प्रॉम्प्ट डावर। तो उसकी हैसियत उस वक्त जो है एक डेटर की हो जाएगी, कर्ज लेने वाले की हो जाएगी, और बीवी की हैसियत जो है कर्ज देने वाली की हो जाएगी। तो क्रेडिटर और डेटर के बीच की जो रिलेशनशिप है, उस प्रकार की रिलेशनशिप प्रस्थापित हो जाती है पति और पत्नी में। एक मर्तबा पत्नी ने अपने प्रॉम्प्ट डावर के लिए शोहर से कोई डिमांड कर दिया, और अगर प्रॉम्प्ट डावर देने की बात को तय करने के बावजूद भी हस्बैंड बीवी के मांगने पर उसकी प्रॉम्प्ट डावर नहीं देता है, तो कायदे में यहाँ तक हमारे पढ़ने में आया है कि वाइफ मे रिफ्यूज सच हस्बैंड टू हैव मैरिटल इंटरकोर्स विथ हर। शारीरिक संभोग करने से पत्नी ऐसे पति को रोक सकती है जिसने पत्नी के मांगने पर भी उसकी प्रॉम्प्ट डावर उसे नहीं। आप कहेंगे ये सारी बातें प्रैक्टिकली कैसे हो सकती है? आप देखिए, कायदे ने तो प्रोविजन कर दिया है। अब कायदे के प्रोविजन का उपयोग करना नहीं करना आप पर निर्भर है, लेकिन आपके अधिकार को सुरक्षित करने के लिए यहाँ तक भी प्रोविजन कर दिया गया है। If the wife refuses to admit the husband to marital intercourse, and if the husband files a suit for restitution of conjugal rights, पत्नी ने शारीरिक संभोग से पति को रोक दिया इस बिना पर कि पति ने उसका प्रॉम्प्ट डावर उसे नहीं दिया है। अब पति कोर्ट में जाकर के वैवाहिक संबंध को पुनर्स्थापित करने के लिए पत्नी के खिलाफ में कोई दावा लगा देता है, कोई सिविल सूट दाखिल कर देता है। तब इस सूट का फेट क्या होगा? हमारे यहाँ ये मिलता है कि नॉन पेमेंट ऑफ प्रॉम्प्ट डावर would be an absolute defense to such suit for restitution of conjugal rights brought about by the husband against the wife. पत्नी अपने बचाव में इस बात को कह सकती है
कि चूंकि मेरा प्रॉम्प्ट डावर मुझको नहीं दिया गया है, इसके लिए मैं अपने पति के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करूँगी। और कायदा कहता है कि नॉन पेमेंट ऑफ प्रॉम्प्ट डावर जो है वो अपने आप में पत्नी के लिए एक संपूर्ण बचाव रखता है, अपने पति के लाए हुए दावे को अपने इस परफेक्ट डिफेंस के जरिए से वो डिफीट कर सकते हैं। तो ऐसी है ये महर की प्रोविज़न, और इस महर की प्रोविज़न के सिलसिले में हमें जानकारी रखनी चाहिए। मुझे ये भी याद आ रहा है कि एक पति अपनी पत्नी को अपनी जिंदगी भर वो डावर नहीं दे सका जो देने का उसने वादा किया था निकाह के समय, और पति का देहांत हो गया। ऐसे में पत्नी अपनी डावर, अपनी महर किन से वसूल करेगी? कायदे में ये प्रोविजन भी किया गया है कि ऐसी सूरत में पत्नी अपनी प्रॉम्प्ट डावर या जो भी डावर है, अब तो खैर से प्रॉम्प्ट नहीं रही, क्योंकि प्रॉम्प्ट तो उस वक्त होती जबकि हस्बैंड को डिमांड किया जाता और मांगा जाता, उसका स्वरूप जो है प्रॉम्प्ट डावर का ज़रूर रहेगा, क्योंकि निकाह में उसे प्रॉम्प्ट डावर के तौर पर डिस्क्राइब किया गया था। बट बीट प्रॉम्प्ट डावर और डेफर्ड डावर, whatever may be, but if the husband had died without having paid her dower, she would be entitled to retain the property of the husband which happens to be in her lawful possession and in lieu of dower. इसको थोड़ा सा समझते चलें। पति का देहांत हो गया, पति ने पत्नी की डावर अदा नहीं की, अब पत्नी के पास में पति की कुछ संपत्ति है और वो संपत्ति के अंदर में पत्नी भी अपना उत्तराधिकार पाने की हकदार है, और पति के जो दूसरे वारिसीन है उनका भी अपना हक उसमें बनता है। लेकिन कायदा पत्नी को इस बात का अधिकार देता है कि अपने पति की जो प्रॉपर्टी महर के न देने के कारण उसके कानूनी कब्जे में है, उस कानूनी कब्जे को वो टिकाए रखे और अपने पति के दूसरे वारिसों को इस प्रॉपर्टी पर काबिज होने न दे। कायदा उसको इस बात का अधिकार देता है कि वो प्रॉपर्टी के पोजीशन में स्वयं रहे। एक्सक्लूसिव पोजीशन उसके पास में रहेगा जब तक कि उसकी डावर अदा नहीं की जाती। और उसमें थोड़ा सा एडिशन ये भी कर लीजिए कि अगर पति ने किसी आदमी से कोई राशि उधार ली थी तो वो आदमी जो पति का क्रेडिटर है, इवन वो क्रेडिटर भी इस प्रॉपर्टी पर अपनी निगाहें नहीं जमा पाएगा। Widow's right of retention is available to her not only against the heirs of the husband, but she can exercise this right even against creditor of the husband. इतना परिपूर्ण है अपने आप में डावर का ये राइट, और उसको आप आसानी से डिफीट नहीं कर सकते। तो ये जान रखिए कि डावर जो है मुस्लिम महिला का एक ऐसा अधिकार है जिसको कायदे ने भरपूर सुरक्षित कर रखा है, और पत्नी चाहे तो इन सारे उपाय, इन सारी योजनाओं को, या यूं कह लीजिए कि कायदे के अंदर में मौजूद इन सारी रेमेडीज को एडॉप्ट करके अपना डावर वसूल सकती है। ये कुछ एक जानकारी महिलाओं के अधिकार के सिलसिले में मुस्लिम लॉ को लेकर के। तो अपने अगले 2 एपिसोड्स के अंदर में हम पारसी महिलाओं को और इसी तरह से ईसाई महिलाओं को उनके कायदे के तहत प्राप्त महिला अधिकार के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आज के प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, और अब विदा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।